पहल पहल वाले स्टेशन पर कुछ समय से ही सन्नाटा छा गया था। तभी वहां से धीमी रफ्तार में साबरमती एक्सप्रेस गुजर रही थी, जो कि काफी ज्यादा सजी हुई थी और अंदर बैठे बाराती काफी नाच रहे थे। हाय हाय बल्ले बल्ले, आज तो मेरे यार की शादी है, आज तो मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। ऐसे कौन गाना गाता है? दोस्तों की शादी में जब तक जमीन पर लेटकर नागिन डांस ना करो तब तक शादी शादी कहाँ लगती है? क्यों भाइयों? अरे हाँ हाँ, It's been long, तेरे बिन सुने परदेसी नागिन गिन 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 नागिन गिन 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 गिन। अबे तू तो मेरी शादी में पागल हो गया है, अब क्या नागमणि लेकर ही मानेगा? चल खड़ा हो जा, सारे कपड़े गंदे कर लिए। तो क्या हुआ, तू है ना नए कपड़े दिलाने के लिए। ऐसे ही बड़ी मस्ती मजाक के साथ वो बारातियों की ट्रेन वहां से जा रही थी। ये सब होता हुआ एक डरावनी चुड़ैल जो कि दुल्हन के जोड़े में थी, देखकर जोर जोर से दोनों शादी करने का फैसला किया। आ गई मेरी ट्रेन आ गई। बहुत शोर मचाने का मन कर रहा है ना, उनकी खुशी को भी मैयत में बदल देती हूँ। इनकी मैयत करके फिलहाल बहुत भूख लगी है, अब मैं इसे खा जाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तभी चुड़ैल उस पटरी पर जाकर इतने बड़े कद में आ जाती है कि अपनी शक्तियों से उस ट्रेन को रोक देती है और अपने बड़े बड़े हाथों से उठाकर धीरे धीरे पूरी ट्रेन को निकल जाती है। बाराती यात्री उसके पेट में इधर उधर गिरते हैं और घबरा जाते हैं। खा लिया मैंने इस ट्रेन को, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको खा जाऊंगी। जो भी बारातियों की ट्रेन आएगी उसे मैं ऐसे ही निकल जाऊंगी। आखिर इतनी डरावनी दुल्हन के जोड़े वाली चुड़ैल बेसब्री से रेलवे स्टेशन पर बारातियों की ट्रेन का इंतजार क्यों कर रही थी और क्यों इसने इतने सारे मासूम बेगुनाह लोगों को निगल लिया? इसके पीछे चुड़ैल का कोई दर्द है या कोई गहरी साजिश? ये जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां मोहित और नताशा एक दूसरे को अपने हाथों से रसगुल्ला खिला रहे थे। अरे चलो चलो, बड़ा मुंह करो, मैं अपने हाथों से तुम्हें ये रसगुल्ला खिलाऊंगा। आहा, हो तुम भी ना, पहले वाला तो रसगुल्ला खाने दो, दूसरा खिला रहे हो, तुम खा लो, ये लो। हम दोनों के घर वाले राजी हो गए और अब हम लव प्लस अरेंज मैरिज करेंगे। हाँ बिल्कुल, तुम्हें पता है ना मेरा घर कितनी दूर है, तो तुम्हें बारात लेकर आनी पड़ेगी मेरे लिए, वो भी ट्रेन से इतनी दूर। अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, देखना मैं कितना बैंड बाजे के साथ तुम्हें ट्रेन से लेने आऊंगा, तुम दुल्हन बनकर मेरे लिए इंतजार करना। हाँ बिल्कुल, चलो मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है, मैं निकलती हूँ। चलो मैं भी तुम्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ने चलता हूँ। मोहित अब करते हैं और अपने घर वालों को अपने रिश्ते की बात बता देते हैं। घर वाले उनकी बात जानकर राजी हो जाते हैं। वहीं नताशा की पढ़ाई खत्म होती है तो मोहित उसे आज रेलवे स्टेशन छोड़ने आया था। कुछ दिन बाद नताशा पर तो मोहित के नाम की मेहंदी लग रही थी और नाच गाना हो रहा था। हो तेरे हत्था विच मेहंदी दा रंग खिला है, तुझे सपनों दा चंगा महबूब मिला है, मेरी बन्नो प्यारी प्यारी सारी दुनिया से न्यारी, इस डोली में तू ले जा डोलिया, आजा तू भी नाच। ओहो माँ, आप ही नाचो। तभी शीला अपनी नंद को उठाकर नाचने लगती है। वहीं 2 दिन बीत जाते हैं। सुबह सुबह मोहित नताशा को कॉल करके कहता है, नताशा प्लेन में थोड़ा सा चेंज है, माँ ने कहा है एक प्राचीन मंदिर है, हमें वहाँ शादी करनी चाहिए, तो तुम मेरी ट्रेन में चढ़ जाना, बस हम दोनों अलग अलग बग्गी में रहेंगे, वहाँ से साथ में शिवगंज वाले स्टेशन पर उतारकर शादी करेंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है, कौन सा हम इतनी बड़ी शादी कर रहे हैं। फिर अपनी माँ और सभी को ये सूचना दे देती है। कुछ देर बाद नताशा दुल्हन के जोड़े में तैयार हो जाती है और अपनी बेटी को देखकर नजर उतारती है। मेरी नन्ही सी बेटी कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। हाय इतनी सुंदर लग रही है, नजर ना लगे। तु 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 तु। वैसे तेरे पियाजी तुझे बड़ी दूर से लेने आ रहे हैं, कितने बजे निकलना है रेलवे स्टेशन? बस माँ, 1 घंटे बाद हमें निकलना है। 1 घंटे बाद मोहित बाराती दोस्तों के साथ नाचते गाते हुए मेरठ की तरफ पहुंचता है। दुल्हन नताशा भी ट्रेन की दूसरी बग्गी में बैठ जाती है। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। अभी रुलाएगा क्या?
आज खुशी का दिन है और मैं रोना नहीं चाहता, बस जल्दी से नताशा ट्रेन में चढ़ जाए। दोनों अलग अलग एक ही ट्रेन की बग्गी में थे। अगले स्टेशन पर पहुंचते ही 5 लुटेरे उस ट्रेन में चढ़कर धावा बोल देते हैं, जहां वो मोहित और उसके सारे बारातियों को मार देते हैं। फिर नताशा वाली बोगी में पहुंचकर नताशा और उसकी माँ की गर्दन पर चाकू रख के सारे पैसा, सोना, चांदी सब चुरा लेते हैं। देखो, मुझे वो पैसे और सब कुछ वापस कर दो। आज मेरी शादी है, मेरा मोहित इंतजार कर रहा होगा। ये सब वापस कर दो। ज्यादा शान पट्टी मत दिखा, ये सब अब हमारा है। ज्यादा बोली ना तो खत्म कर दूंगा। तू मुझे क्या खत्म करेगा? एक बार मेरी गर्दन से चाकू हटा, तुम सबको मैं एक एक करके खुद मार डालूंगी। देखो, मेरी बच्ची को छोड़ दो। तुमने ये सब तो ले ही लिया, हमें बख्श दो। आज इसकी शादी है। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इस दुल्हन की ज्यादा जुबान चलती है, पर ये नहीं जानती कि इसके दूल्हे को तो हमने पहले ही मार दिया है। अब क्या शादी करेगी? इसका दूल्हा तो पहले ही टाटा बाय बाय हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। गुस्से में नताशा एक आदमी के दोनों टांगों के बीच जोर से मारती है, जिससे उन सबको बहुत गुस्सा आता है। वो लुटेरे पूरी ट्रेन में जगह जगह बम लगाकर एक पानी के पुल आने पर पानी में कूद जाते हैं। तभी पूरी ट्रेन ब्लास्ट हो जाती है, जिसमें नताशा की अकाल मृत्यु हो जाती है। मार डाला ना उन लोगों ने। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मेरी शादी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होने दूंगी। मार दिया ना मेरे मोहित को। ऐसा कहकर चुड़ैल रेलवे स्टेशन के आसपास वाले हर रेलवे स्टेशन पर आती हुई बारातियों की ट्रेन पर नजर रखती है, और जब भी कोई सजी हुई ट्रेन वहां से गुजरती है तो चुड़ैल तुरंत विशाल रूप में आकर उसे निगल लिया करती थी। जब ये सब कुछ बहुत ज्यादा हो जाता है, रेल अधिकारियों को ढेर सारी ट्रेन और मासूम लापता लोगों के बारे में पता चलता है, तो एक रेलवे अधिकारी शिवगंज वाले रेलवे स्टेशन पर तांत्रिक को बुला लेता है। तांत्रिक बाबा, अब तो आप ही कुछ कर सकते हैं। ऐसे हमें बहुत नुकसान हो रहा है और बहुत लोग अपने परिवार के लिए बेबस हो गए हैं। आप बताइए क्या हो सकता है? तुम चिंता मत करो, दिव्य शक्तियों से मैंने सब कुछ ज्ञात कर लिया है। अब उसे बुलाने की बारी है। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः फट स्वाहा। हे चुड़ैल, मेरे सामने प्रकट हो, प्रकट हो। तांत्रिक के मंत्र बोलते ही भस्म यज्ञ में डालते हैं, चुड़ैल के बनाए घेरे में प्रकट हो जाती है। ए, हिम्मत कैसे हुई तेरी? 2 कौड़ी के डायनासोर जैसी शक्ल के तांत्रिक, मुझे यहाँ कैद करने की। छोड़ मुझे, छोड़। तूने इतने सारे मासूम लोगों को कैद कर रखा है, तुझे तो सजा मिलनी चाहिए। मैं चाहूँ तो तुझे अभी भस्म कर सकता हूँ। तेरी व्यथा को जानता हूँ। मैं 2 प्यार करने वाले प्रेमी अलग हो गए और तेरी इच्छा अधूरी रह गई। मासूम लोगों की जान लेकर उनके साथ ऐसा करके तुझे क्या मिलेगा? तेरी आत्मा तब भी भटकती रहेगी। बेहतर होगा तू अपनी माँ को संभाल, अपने होने वाले पति के पास पहुँच जा और सब लोगों को आजाद कर दे। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो फिर मरने के लिए तैयार हो। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं खुद चली जाऊंगी। अमावस्या की रात आते ही हर दिल में डर की लहर दौड़ जाती थी। वजह थी रेलवे स्टेशन पर रहने वाली गंजी चुड़ैल। हर महीने अमावस्या की रात वह रेलवे स्टेशन से निकलती और गांव की किसी एक लड़की को अपने साथ ले जाती। जो भी उसके हाथ लगा वह फिर कभी नहीं लौटा। गांव में इस बार भी वही खौफनाक रात आ चुकी थी और इस बार मुकेश की बेटी प्रियंका उसकी नजरों में थी। गांव के बुजुर्गों की बैठक लगी थी एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे। हमें इस बार कुछ करना होगा। अब और लड़कियां नहीं खो सकते। पर करेंगे क्या? पिछले 20 सालों से कोई उस चुड़ैल का सामना नहीं कर सका। इस बार वह प्रियंका को लेने आएगी, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो प्रियंका बच नहीं पाएगी। प्रियंका अपने माता पिता के साथ घर में बैठी थी। उसके चेहरे पर खौफ था। प्रियंका बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। पिताजी, क्या वह सच में मुझे लेने आएगी? बेटा, हमने घर के दरवाजे अच्छे से बंद कर दिए हैं, कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। भगवान हमारी रक्षा करेंगे, हमें बस पूरी रात जागते रहना होगा। अमावस्या की काली रात गहराने लगी। हवा का रुख बदल चुका था। पीपल के पेड़ की पत्तियां अजीब ढंग से सरसराने लगी। दूर रेलवे स्टेशन की घड़ी ने 12 बजाए और तभी रेलवे स्टेशन की दिशा से एक खौफनाक चीख गूंजी। पूरा गांव थर थर कांप उठा, मगर ये किसी खुशी की धुन नहीं थी, बल्कि मौत की पुकार थी। वो आ गई, गंजी चुड़ैल आ गई। जैसे जैसे आवाज नजदीक आती गई,
गांव वालों की धड़कनें तेज होती गईं। चारों तरफ अजीब सी सिहरन फैल चुकी थी। गांव के पुराने कुएं के पास लगी लालटेन अपने आप बुझ गई। घर की खिड़कियां हिलने लगीं। भगवान बचाए, आज फिर कोई लड़की उठेगी। रात के 1 बज चुका था। हवा और तेज चलने लगी। गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। फिर अचानक रेलवे स्टेशन की ओर से एक परछाई तेजी से गांव की ओर बढ़ी। उसका सिर पूरी तरह गंजी चमकदार खोपड़ी जैसा था, लाल जलती आंखें, डरावनी मुस्कान। उसकी लंबी उंगलियां जो नाखूनों की जगह हड्डियों से भरी थीं। गंजी चुड़ैल हंस रही थी। मगर उसकी हंसी में मातम था। गंजी चुड़ैल गांव के बीच आकर रुकी और एक गूंजती हुई आवाज निकली। ओ प्रियंका, बाहर आ जा, तेरा इंतजार बहुत हुआ। घर के अंदर प्रियंका अपनी माँ से डरी हुई आवाज में बोली, माँ, वह मुझे लेने आई है। नहीं, हम तुझे नहीं जाने देंगे। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अचानक दरवाजे पर जोर से चोट पड़ी। प्रियंका, अगर तू नहीं निकली तो मैं पूरे गांव को तबाह कर दूंगी। कोई भी गांव वाला मेरा सामना नहीं कर पाएगा। गांव के लोग कांप रहे थे। सबको लगा कि इस बार कुछ भयानक होने वाला है। गंजी चुड़ैल दरवाजे पर खड़ी थी और उसकी गर्जना पूरी बस्ती में गूंज रही थी। प्रियंका कमरे के कोने में सिकुड़ी हुई थी। मुझे मत ले जाओ, प्लीज मुझे मत ले जाओ। हे भगवान, हमारी बेटी को बचा लो। मुकेश तभी किसी तरह हिम्मत बांधकर गंजी चुड़ैल से बोला, तू हमारी बेटी को छू भी नहीं सकती। मैं तुम्हें अपनी बेटी को ले जाने नहीं दूंगा। गंजी चुड़ैल ने सिर्फ अपनी उंगली उठाई और मुकेश को जमीन पर पटक दिया। गांव के बाकी लोग दरवाजे के बाहर खड़े देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे आए। मुझे रोक सके ऐसा कोई जन्मा नहीं। प्रियंका मेरे साथ जाएगी। गंजी चुड़ैल ने प्रियंका की तरफ हाथ बढ़ाया और फिर अचानक हवा में कुछ चमका। प्रियंका कांप रही थी। गंजी चुड़ैल का हाथ उसकी ओर बढ़ चुका था। उसके लंबे तेज नाखून प्रियंका के कंधे के करीब थे कि एक जोरदार चमक हुई। गांव के नए युवक प्रकाश ने दरवाजे के सामने आकर गंगा जल फेंक दिया। गंजी चुड़ैल की चीख से पूरा गांव गूंज उठा। कौन है ये इंसान जो मेरे रास्ते में आने की हिम्मत कर रहा है? मैं वो हूँ जो तुझे इस गांव से मिटा देगा। बहुत सह लिया इन लोगों ने, अब तेरा अंत होगा गंजी चुड़ैल। गंजी चुड़ैल आग बबूला हो गई। उसने हवा में उंगली घुमाई और चारों ओर अंधेरा छा गया। अचानक जमीन से एक भूत निकल आया। गांव वालों के होश उड़ गए, लेकिन प्रकाश पीछे हटने वाला नहीं था। उसने गंगा जल को उठाकर जमीन पर छिड़का। जमीन कांप उठी और एक जोरदार रोशनी हुई। गंजी चुड़ैल का भूत वापस जमीन में घुस गया। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी इंसान, अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। गंजी चुड़ैल ने जैसे ही अपने हाथ हवा में घुमाए, पूरा गांव भूकंप की तरह हिलने लगा। गांव वालों में भगदड़ मच गई। भगवान के लिए बचाओ, ये तो प्रलय आ गया। हे भगवान, मेरी बेटी को बचा लो। गंजी चुड़ैल जोर जोर से हंस रही थी। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। आज इस गांव की सारी लड़कियां मेरी होंगी। लेकिन प्रकाश डरने वालों में से नहीं था। उसने जल्दी से गंगा जल की पूरी बोतल जमीन पर फेंक दी। पवित्र जल की बूंदें चारों ओर फैल गईं। गंजी चुड़ैल जलने लगी। गंजी चुड़ैल गुस्से से तिलमिला उठी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं इतनी आसानी से हार नहीं सकती। वह जोर से चीखी और रेलवे स्टेशन की ओर भागने लगी। प्रकाश समझ गया कि अब असली लड़ाई चुड़ैल के अड्डे पर होगी। अब हमें गंजी चुड़ैल को जड़ से मिटाना होगा। हम रेलवे स्टेशन चलेंगे और इस चुड़ैल का खात्मा करेंगे। गांव वालों ने हिम्मत जुटाई। जलती मशालें और गंगा जल की बोतलें लेकर सभी रेलवे स्टेशन की ओर बढ़े। स्टेशन पर पहुंचते ही माहौल अजीब लगने लगा। चारों ओर धुंध छाई हुई थी। पुराने डिब्बों से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। स्टेशन में परछाइयां हिल रही थी। यही ट्रेन है जिसमें गंजी चुड़ैल रहती है। जो भी इसमें चढ़ता है कभी लौट कर नहीं आता। अब इस ट्रेन का अंत होगा। ट्रेन के अंदर से जोरदार अजीब अजीब आवाजें आने लगी। गंजी चुड़ैल का भूतिया रूप ट्रेन के ऊपर प्रकट हुआ। वह पहले से भी ज्यादा भयानक दिख रही थी। आज मैं तुम सबको मिटा दूंगी। तभी प्रकाश गंजी चुड़ैल से बोला, अरे ओ गंजी चुड़ैल, आज तेरा अंत निश्चित है। गंजी चुड़ैल जोर से हंसने लगी। तुम सोचते हो कि मुझे हरा सकते हो? मूर्ख इंसानों, ये मेरा राज है। ये ट्रेन मेरी आत्माओं का घर है। जो इसमें आता है जिंदा नहीं बचता। इतना कहते ही ट्रेन की खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगी। अगर हमें गंजी चुड़ैल को हराना है
तो हमें इस ट्रेन को जलाना होगा। पर यह ट्रेन कभी जलती नहीं। कई बार इसे आग लगाने की कोशिश की गई, लेकिन यह और भी ज्यादा डरावनी बनती चली गई। इस बार यह जलकर राख हो जाएगी क्योंकि हमारे पास गंगा जल है। प्रकाश ने झट से गंगा जल निकाला और ट्रेन की ओर उछाल दिया। गंगा जल की बूंदें ट्रेन के पहियों से टकराईं और वहां आग लग गई। पूरी ट्रेन आग की लपटों में घिर गई। नहीं, यह नहीं हो सकता। यह मेरी आत्माओं का घर है। गंजी चुड़ैल आग बुझाने के लिए दौड़ी, लेकिन तभी प्रकाश ने अपनी मशाल से ट्रेन के अंदर आग फेंक दी। पूरी ट्रेन जलने लगी। गंजी चुड़ैल के शरीर से धुआं निकलने लगा। मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं हमेशा लौटूंगी। आखिरी चीख के साथ गंजी चुड़ैल भी भस्म हो गई। सुबह होते ही गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। भूतिया रेलवे स्टेशन अब उजड़ा पड़ा था। ट्रेन की जगह अब राख और धुआं था। हम आजाद हो गए। गंजी चुड़ैल का आतंक खत्म हो गया। अब यह गांव फिर से चैन की जिंदगी जिएगा। पूरे गांव में खुशी मनाई गई। गांव वालों ने प्रकाश को अपना रक्षक मान लिया और उसका सम्मान किया। ये मैं नहीं। निशांत की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी विशाखा को किसी ने बाल पकड़कर हवा में उठा दिया। विशाखा! निशांत और तारा ने जैसे ही अपने आसपास गौर किया, उन्हें दूल्हा दुल्हन बने हुए भूत चुड़ैल के जोड़ों ने घेर रखा था। ये लोग कौन है? निशांत? इसे क्या पता होगा, मैं बताती हूँ। हम हैं खलनायक। नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं। जुल्मे बड़ा दुखदायक हूँ मैं। है प्यार क्या? अरे बंद कर अपने फटे हुए बांस जैसे हलक को। मुझे छोड़ो, छोड़ दो मेरी सहेली को। अगर उसके बाल उखड़ गए तो कोई भी लड़का उससे शादी नहीं करेगा। तुझे इसकी शादी की इतनी चिंता क्यों है? तू इसकी अम्मा है क्या? अरे बंद करो ये बेकार की बातें। तुम्हें अब ये बातें शोभा नहीं देती। मुद्दे पर आते हैं। अब तुम तीनों गए। नहीं, मुझे जाने दो। मैं जरा भी टेस्टी नहीं हूँ। मेरे बदले तुम निशांत को खा जाओ। अच्छा, खामोश। तुम होते कौन हो हमें मारने वाले? कहता क्यों आए हो यहाँ? तू बताए, तू क्या कहीं का मंत्री है? वैसे अब पूछ ही रहा है तो चल बता ही देते हैं। सावित्री नगर के स्टेशन पर एक नई तरह की ट्रेन लॉन्च हुई थी। उस ट्रेन में एक डिब्बा खास दूल्हा दुल्हन के लिए बनाया गया था। उस ट्रेन के डिब्बे में बहुत सारे नए शादीशुदा जोड़े सफर कर रहे थे। सुनो जी, बड़ी प्यास लगी है। अच्छा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी पानी लाता हूँ। सभी का सफर हंसी खुशी जारी था कि तभी एक अनहोनी हुई और चलती हुई ट्रेन में किसी की शरारत की वजह से आग लग गई। अरे जल्दी से ट्रेन की चेन खींचो, आग लग रही है। अचानक पूरी ट्रेन में हड़बड़ी मच गई। कोई चेन नहीं खींच रहा था क्योंकि सभी को बस अपनी जान बचाने की पड़ी थी। सभी इधर उधर भाग रहे थे कि इसी भागा दौड़ी में आग ज्यादा बढ़ गई और ट्रेन की सीटें वगैरह जलने लगी। ट्रेन एक पुल के ऊपर चल रही थी। बहुत सारे लोगों ने पुल से कूदकर जान दे दी तो बहुत सारे उस आग की चपेट में आकर मर गए। ट्रेन का संतुलन बिगड़ने की वजह से ट्रेन भी पटरी से उतर गई और पानी में जा गिरी और सभी पैसेंजर्स मर गए। उसी हादसे में हम भी मारे गए, लेकिन हमारी अपनी बीवियों के साथ समय बिताने की इच्छा हमें ले आई और अब हम तुम्हें भी ले डूबेंगे। भूत ऐसे बोलकर निशांत के ऊपर झपटा, लेकिन निशांत अचानक उस जगह से हट गया। तेरी इतनी हिम्मत! निशांत ने तारा और विशाखा का हाथ पकड़ा हुआ था। नीचे पानी है, हम बच जाएंगे, जल्दी पानी में कूद जाओ। वो तीनों चलती ट्रेन में से कूद गए, लेकिन ये क्या? तुम कहीं नहीं जा सकते। निशांत, ये क्या हो रहा है? पता नहीं। वो लोग कूदे तो थे, लेकिन वो सभी वापस से ट्रेन में ही आ गए। ओह, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे, क्योंकि जरा बाहर गौर करो। उन तीनों ने बाहर की तरफ देखा। ट्रेन चल तो रही थी, लेकिन वो बार बार उस पुल को ही पार कर रही थी। ये सब तुम सभी समय के चक्रव्यूह में हो। हम तो जा चुके हैं और ये ट्रेन भी, लेकिन ये वो समय है जब हमारी ट्रेन डूबी थी और जब ट्रेन इस पुल से आगे गई ही नहीं थी, तब ये आगे कैसे जाएगी? कुछ समझ आया? इसका मतलब हम फंस चुके हैं। दोस्तों जरा देखो, हमें सफर करते बहुत समय हो गया है, लेकिन इस ट्रेन का समय थम गया है। अभी भी हमें रात ही दिखाई दे रही है।
जबकि अब तक तो सवेरा हो चुका होगा। ओह गॉड! समझ गए हो तो अब मरो। भूत बस उनकी तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी ट्रेन चलनी शुरू हो गई। अरे ये क्या हो रहा है? ये सब कुछ ही सेकंड में पूरी ट्रेन और भूत चुड़ैल जलकर गायब हो गए। निशांत और उसके दोस्त पानी में जा गिरे। बचाओ बचाओ, मुझे तैरना। मैं आ रहा हूँ तारा। विशाखा और निशांत किसी तरह तैरकर तारा को लेकर किनारे तक आए। ये सब क्या था? मैं बताती हूँ। प्रिया, हाँ मैं जानती हूँ, जब मैं ट्रेन से कूदी थी उस वक्त मेरा खुद पर काबू नहीं था, लेकिन मेरे कूदते ही मुझे इन बाबा ने देख लिया। इन्होंने पहले मेरा इलाज किया और जब मैंने इन्हें पूरी बात बताई तब इन्होंने उन भूतों चुड़ैलों की आत्मा की शांति के लिए हवन शुरू किया। ये इन्हीं की बदौलत है जो तुम और मैं जिंदा है। प्रिया, तूने हमें बचा लिया, वरना क्या मैं तुम्हें यूं ही मरने देती। चलो अब घर चलते हैं। प्रिया और उसके सभी दोस्त एक भयानक सफर के बाद अपने अपने घर लौट गए। उसके बाद कभी भी वो ट्रेन स्टेशन पर नहीं आई। पुर नाम का गांव था। गांव से कुछ ही दूरी पर एक भूतिया रेलवे स्टेशन था। गांव के लोगों का उस रेलवे स्टेशन से आना जाना तो क्या, उसके आसपास भी भटकते नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि उस रेलवे स्टेशन पर भूत रहते हैं। हर अमावस्या की रात उस भूतिया रेलवे स्टेशन से भूतों की बारात निकलती है, वह भी पूरे गाजे बाजे के साथ। बारात में एक भूतिया दुल्हा अपनी पूरी पलटन के साथ गांव में आता है और एक जवान लड़की को अपने साथ ले जाता है। आज फिर वही मनूस अमावस्या की काली रात आ गई। घर में एक जवान बेटी है, कैसे मैं उसकी रक्षा करूं? घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हैं। कोई भी दरवाजा खटखटाएगा तो खोलना मत। आज हम में से कोई भी पूरा रात नहीं सोएगा। तभी दिनेश की बेटी रूबी बोलती है, पिताजी, मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? मुझे उन भूतिया बारातियों के साथ नहीं जाना। मेरी बच्ची, तेरे माता पिता के होते हुए तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। पूरा गांव दहशत से अपने अपने घर में छिपकर बैठ जाता है। तभी गांव में ढोल और शहनाई की आवाजें आने लग जाती हैं। आवाज इस भूतिया बारात की ही थी, जो रेलवे स्टेशन से निकलकर गांव की तरफ आ रही थी। गांव वालों, दिखाई और सुनाई नहीं देता क्या? तुम लोग को तो देखो, बारात आई है। हमारा स्वागत नहीं करोगे? मेरी दुल्हन कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही मुझे। अब भूतिया बारात गांव में आ चुकी थी। सुनीता अपनी फूल जैसी बेटी को एक कोने में छुपाकर बैठी हुई थी। तभी भूत आगे की तरफ बढ़ता है और जोर जोर से हंसने लगता है। आज तो मेरी शादी है। बिना दुल्हन लिए मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। तुम गांव वाले मेरी दुल्हन को साथ विदा करते हो, या मैं खुद तुम्हारे मातम के साथ उसे अपने साथ ले जाऊं? गांव में पूरा सन्नाटा था, मानो गांव में कोई इंसान ही नहीं रहता हो। तभी वह भूतिया दूल्हा दिनेश के घर में दरवाजा तोड़कर घुस जाता है। तुम्हारा दामाद आया है, स्वागत नहीं करोगे अपने दामाद का? मेरी बेटी को छोड़ दो, वो अभी बच्ची है, उसकी अभी शादी की उम्र रही है। बेशक तुम मेरी जान ले लो। मुझसे झूठ बोलता है बुढ़े। कल तू ही तो अपनी बेटी के लिए दूसरे गांव में रिश्ता देखने गया था। मुझे सब पता है, सब पता है मुझे। मेरी बेटी को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। मैं उसकी माँ हूँ। मैं अपने जीते जी अपनी बेटी की शादी एक भूत से नहीं होने दूंगी। फिर क्या था, उस भूतिया दूल्हे को बहुत गुस्सा आता है और वह रूबी के माता पिता को वहीं जान से मार देता है। रूबी अपने कमरे में जैसे तैसे छुपकर बैठी थी। छोड़ो मुझे अपने माता पिता के पास जाने दे। पर वो भूत उसकी एक नहीं सुनता। वो रूबी को अपने साथ उसी भूतिया रेल स्टेशन में ले जाते हैं। अगली सुबह होते ही प्रियंका और उसके परिवार के सांस में सांस आती है। कल तो हमारी बच्ची बाल बाल बच गई, पर जो रूबी के परिवार के साथ हुआ वह बहुत बुरा हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर हम कब तक अपनी बेटी की रक्षा करते रहेंगे? एक ना एक दिन तो वो भूत हमारी बेटी को भी उठाकर ले जाएगा। उस रात के बाद पूरे गांव में डर का खौफ छाया हुआ था। हर जगह मातम बिखरा हुआ था। गांव वाले मिलकर रूबी के माता पिता का अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन पूरे गांव वालों की जुबान पर बस भूतिया बारात की ही बातें थीं। अरे गांव वालों, ये सब कब तक चलेगा? वे भूत बेधड़क आते हैं और हमारी आंखों के सामने हमारी बेटियों को उठाकर चले जाते हैं और हम बेबस, लाचार बस देखते रह जाते हैं। दिनेश की बेटी रूबी हमारी भी तो बेटी थी ना? बिल्कुल सही कह रहे हो। इस गांव की हर एक बेटी तो हमारी बेटी जैसी ही है। उन सब की रक्षा करना हम सबका फर्ज है।
हम सब गांव वाले मिलकर उस भूत का सामना करेंगे, तुम चिंता मत करना। वह तो सब सही है भाई, लेकिन हम कब तक अपनी बेटियों को कंवारा रखेंगे? जिसकी भी बेटी जवान और शादी के लायक होती है, पता नहीं कैसे उस भूत को पता चल जाता है और वह उसे उठा के अपने साथ ले जाता है। मेरी बेटी भी है और उसकी भी अब शादी होने वाली है। मैं कैसे अपने कलेजे के टुकड़े को उस भूत के हवाले कर दूं? अगले दिन पूरा गांव मुकेश की बेटी प्रियंका के शादी में लगा था। एक तरफ सजावट तो दूसरी तरफ मिठाइयां बन रही थीं। अब फेरों का समय था। दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठे हुए थे कि तभी अचानक रेलवे स्टेशन से भूतिया बारात गांव की तरफ आ जाती है। सभी गांव वाले भूतों को देखकर अपने अपने घरों में छिप जाते हैं। अरे गांव वालों, तुम सबने तो मेरा साथ देने का वादा किया था ना, और कहा था कि हम इन भूतों का मुकाबला। अभी हाल ही में गांव में आया था और यह सब देखकर वह कहता है, यह ठीक नहीं किया हम सब ने। मेरी भी एक बहन है और उसकी भी उम्र शादी के लायक हो गई है। क्या उस प्रियंका की जगह मेरी बहन होती तब भी ऐसा ही करते हम लोग। गांव की बेटियों को हम यूं ही उन भूतिया बारातियों के हवाले करते आ रहे हैं। कल को मेरी सरिता का नंबर ना हो। भैया भाभी, मुझे बहुत डर लग रहा है। आए दिन इन भूतों का खौफ बढ़ता ही जा रहा है। दुल्हन का वह सुहाग का जोड़ा उनके मौत के जोड़े में तब्दील होता जा रहा है। बहन तू चिंता मत कर, मैं इसका समाधान जरूर निकालूंगा और तेरे साथ साथ इन गांव वालों को भी इन भूतिया बारातियों से मुक्त कराऊंगा। इसके बाद प्रकाश जंगल में एक तपस्वी तांत्रिक के पास जाते हैं और उनके पास पहुंचकर अपने गांव का हाल बताता है। बेटा, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे गांव पर एक श्रापित भूतिया बारात का साया है और उस भूतिया बारात से छुटकारा पाने के लिए मेरे कहे अनुसार नियमों का पालन करना होगा। जी तांत्रिक बाबा। इसके बाद वो तांत्रिक प्रकाश को समाधान और नियम बताते हुए एक गंगा जल की बोतल देते हैं और कहते हैं, जा बच्चा, तेरे और तेरे गांव वालों का कल्याण हो। जिसके बाद प्रकाश गंगा जल लेकर गांव आ जाता है और सभी गांव वाले से कहता है, सुनिए गांव वालों, इस भूतिया बारात से छुटकारा पाने का एक उपाय मुझे मिल चुका है, लेकिन इस काम को पूरा करने के लिए मुझे आप सबका साथ चाहिए होगा। हम सब तुम्हारा साथ देंगे, बताओ क्या करना है। बस आप सब एक काम कीजिए कि आज की रात शादी का प्रबंध कीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। प्रकाश के ऐसा कहते ही पूरा गांव शादी की तैयारी में लग गया और ऐसे ही अब रात हो चली थी और शादी की बात उन भूतिया बारात को भी पता चल गई थी। जिसके बाद वो भूतिया बारात बैंड बाजे के साथ गांव में आ खड़ी हुई। कहाँ है मेरी दुल्हन? बताओ कहाँ है मेरी दुल्हन? भूतिया दूल्हा मंडप में एक दुल्हन को देखता है और उसे अपने साथ भूतिया रेलवे स्टेशन के अंदर एक पुरानी सी ट्रेन के डिब्बे में लेकर चला जाता है, जहां पर बहुत सारे कंकाल ही कंकाल पड़े हुए थे। तभी वह दुल्हन घूंघट उठाते हुए कहता है, ये रही तुम्हारी दुल्हन, कर लो अब शादी। धोखा, धोखा हुआ है मेरे साथ, धोखा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भूत के ऐसा कहते ही प्रकाश अपने हाथों में छुपाए हुए गंगा जल को उस ट्रेन में पड़े कंकाल के ऊपर छिड़क देता है और बाहर निकल जाता है। जिसके बाद उस पूरी ट्रेन में आग लग जाती है।